हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अभिलाषा व्लॉग्स। तो आज है ट्यूसडे एंड डेट है 20 जून। तो आज मैं आपके सामने बीएड फोर्थ सेमेस्टर की बुक लेके आई हूँ, MGKVP बीएड फोर्थ सेमेस्टर की। तो आज के इस वीडियो में मैंने लास्ट वीडियो में आपको MGKVP फोर्थ सेमेस्टर की बुक के रिव्यू के बारे में बताया था, और आज ये मैं लेके आई हूँ ये बुक, भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय शिक्षा, एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव। तो इसमें ना मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया था और अभी मेरा फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हुआ है। तो बस उसे मैं थोड़ा सा आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, और वो था सेकंड चैप्टर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो आज मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो देखिए, ये जो बुक है ना, ये पूरी तरीके से एनवायरनमेंट के बारे में है। तो उसमें आपको पोल्यूशन भी मिलेगा, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग भी मिलेगी, और ऐसे इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि ये आपकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और ऐसा होता है ना, जैसे इसमें एजुकेशन और एनवायरनमेंट दोनों को साथ में रखा गया है। तो इसमें 2-3 लोग, जैसे कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर और जे कृष्णमूर्ति, ये 3 लोगों के बारे में दिया गया है। जैसे हम लोग का सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग को याद होगा, ऐसे 5-6 एजुकेशनिस्ट के बारे में दिया था कि उसमें महात्मा गांधी भी थे, कि उन लोगों ने एजुकेशन के संबंध में क्या क्या चीज़ें मतलब बताई हैं। सेकेंड सेमेस्टर में वो था, तो उसमें से एक तो इम्पॉर्टेंट भी था। तो उसी तरीके से ये 3 लोगों के बारे में, तो इन लोग की एक सिंपल सी शॉर्ट में समरी दी हुई है, उनकी लाइफ समरी दी हुई है। और उसमें थोड़ी सी शॉर्ट में समरी देने के बाद ये चीज़ समझाई गई है कि जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में इन लोगों की क्या थिंकिंग थी। मतलब इन लोगों का जीवन परिचय थोड़ी में बताया है, और उसके बाद बताया है कि एनवायरनमेंट जो है, तो एनवायरनमेंट के लिए इन लोगों ने क्या किया था। जैसे हम जानते हैं कि महात्मा गांधी को हम जानते हैं देश की आज़ादी के नाम पे, कि भाई देश को आज़ाद करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन एनवायरनमेंट के लिए इन्होंने क्या क्या काम किया, वो इस बुक में बताया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर का, जैसे हमें पता है कि उनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, बट वो एक कविता लिखने के साथ साथ वो समाज सुधार में एनवायरनमेंट के लिए उन्होंने क्या, हमारी प्रकृति के लिए क्या क्या किया था, वो हम इसमें जानेंगे। और जो जे कृष्णमूर्ति हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें दिया हुआ है कि मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इसमें देखिए सिंपल से काफ़ी इजी लैंग्वेज है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में यही दिया है कि एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना क्यों ज़रूरी है। तो इसमें ये दिया हुआ है कि जैसे सूखा, अकाल, भूकंप, सुनामी, ये सब चीज़ें, भूस्खलन जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जो भी हमारा एनवायरनमेंट वो इतना ज़्यादा पोल्यूटेड हो रहा है, उस वजह से ये सब हो रहा है। तो ये तो है ना कि बाढ़ आ रही है या कहीं सूखा पड़ रहा है, तो बाढ़ आनी तो ग्लोबल वार्मिंग का असर है। सूखा पड़ रहा है तो पानी का हद से ज़्यादा जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे सूखा पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं असर हो रहा है उन चीज़ों पे। तो ये इसमें बताया गया है कि ये सब चीज़ें जो हैं, जैसे बाढ़, सूखा, अकाल, इन सब चीज़ों को अगर हमें रोकना है तो हमें कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट का ध्यान देना होगा। तो उसके बारे में यहाँ ये सब चीज़ें दी हैं। फिर नेक्स्ट क्या हुआ है कि नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की क्यों ज़रूरत है। तो इसमें भी कई सारी चीज़ें, 6 टॉपिक दिए हैं, जिससे इसमें लिखा हुआ है कि प्रदूषण को रोकने के लिए, और जो भी प्रदूषण से रिलेटेड समस्या हो रही है उसको रोकने के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग हो सके, कि कहीं ना कहीं हम जो प्राकृतिक संसाधन है उसका हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, दोहन उसका बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिस वजह से हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो रहा है। तो इसके पोल्यूशन को रोकने के लिए, और प्राकृतिक संसाधन जो है हमारे पास है उसका कम से कम यूज़ हो, उसलिए हमारी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जैसे दी हुई है कि बाढ़, सूखा, ये सब कुछ जो हो रहा है, इन सब के लिए को रोकने के लिए भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। चौथी चीज़ क्या है कि फसलों में जो भी उर्वरा शक्ति है फसलों की, उसको बढ़ाने के लिए, देखिए कहीं ना कहीं अगर बहुत से ज़्यादा कीटनाशक, फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होता है कि हमारी जो भी ज़मीन है, मिट्टी है, वो कहीं ना कहीं
उपजाऊपन उसका कम हो जाता है। तो ये एक इसका साइड इफ़ेक्ट है कि भाई हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो इससे हमारी जो मिट्टी है वो उपजाऊ कम हो रही है। तो इस वजह से कीटनाशकों का, इन सब चीज़ों का कम अगर हम यूज करेंगे, पेस्टिसाइड वगैरह का, तो उससे क्या होता है, हमारी मिट्टी काफ़ी प्योर बनी रहेगी और एनवायरनमेंट हमारा अच्छा बना रहेगा। और लास्ट है कि जैसे जो भी ये इंडस्ट्री वगैरह बन रही है उससे जो CO2 रिलीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, तो ये सब चीज़ें, इनके धुआं जो निकलता है, स्मोक, वो सब भी हमारे लिए हार्मफुल है। तो कह रहा है कि ट्राई करना चाहिए कि हम इंडस्ट्री कम रखें, या रखें भी तो उसमें ऐसे हार्मफुल गैसेस जो हैं उनका मतलब सही तरीके से उनको रिलीज करें। इन सब चीज़ों के वजह से हमें अपना प्रोटेक्शन ज़रूरी होता है। उसके बाद दिया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का उद्देश्य क्या होता है, तो जैसे यहाँ दिया हुआ है कि मानव की गतिविधि को कम करना जिससे वो हमारे एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुँचा सके, और प्रदूषण को कम करना। फिर दिया है कि मानव और प्रकृति के बीच आपस में अच्छा संबंध बनाए रखना, ये इसका उद्देश्य होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का। मानव के समाज में उसका आर्थिक अच्छे से विकास हो सके, उसके लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद दिया हुआ है कि एक्शंस टेकन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो क्या क्या एक्शन है जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए लिए गए हैं। तो फर्स्ट थिंग इसमें दिया है, देखिए, एप्लीकेशन ऑफ लो इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी। लो इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि इसे अल्टरनेट और सॉफ्ट टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो इसमें जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा और कार्बनिक अपशिष्ट ऊर्जा। यानी सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, जो सनलाइट को हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज करते हैं। फिर है पवन ऊर्जा, यानी जो हवा चल रही उससे हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जैव ऊर्जा, जैव ऊर्जा में क्या होता है कि जो भी एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनकी जो भी बची हुई चीज़ें हैं उससे हम कुछ फर्टिलाइज़र बनाते हैं। और कार्बनिक अपशिष्ट ऊर्जा, ये भी वही एक तरीके से चीज़ें कि बची हुई चीज़ें जो भी हैं एनिमल्स की या प्लांट्स की, उससे हम कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो ये होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि मतलब लो तकनीकी, यानी ऐसी तकनीकी का इन सब में प्रयोग हो रहा है जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। तो ये एक एक्शन लिया गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। दूसरी चीज़ जैसे की हुई है कि मिनिमाइजेशन इन द कॉस्ट ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो इनका है ना कि बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम जो भी खर्च कर रहे हैं उसको हम सही तरीके से खर्च करें तो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए वो अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा खर्च मत करिए, कम खर्च करिए, लेकिन सही तरीके से खर्च करिए। और होता क्या है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया जाता है, काम कुछ नहीं होता, सब इधर उधर में रह जाता है, तो कोई चीज़ें उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि एम्फेसिस ऑन इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो यानी कि इसमें क्या है कि हम आपस में मिलजुल के कोई भी चीज़ जो हम करना चाह रहे हैं, आपस में हम मिलजुल के उसको करें, तो उसका हमारे ऊपर अच्छा यूज़ होगा। और उसके बाद जैसे दिया है कि एजुकेशन फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कि स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में शिक्षा दी जाए। एनवायरमेंटल आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाए, कॉलेज में पढ़ाया जाए, जिससे वो समझ सके कि हम क्या कर रहे हैं और हमें ये क्यों करना है। फिर है फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो इसके जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में भी अच्छी तरीके से जानकारी दी जाए। तो इतने ये 6-7 टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं। और इसके बाद दिया है कि टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो पहली है, देखिए, इको फ्रेंडली बायोटेक्नोलॉजी। क्या है इको फ्रेंडली बायोटेक्नोलॉजी? इको फ्रेंडली यानी प्रकृति का जो फ्रेंडली है बायोटेक्नोलॉजी, तो उसमें मतलब यही एक तरीके से बायो ऊर्जा, सोलर एनर्जी और आपकी जो पवन ऊर्जा होती है, ये सब चीज़ें यूज़ होती है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, यूज़ होती है। नेक्स्ट क्या है, इको फ्रेंडली एग्रो टेक्नोलॉजी। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि जो सॉइल एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे इसमें लिखा है कि मिट्टी जो कटकर बह जाती है उससे उर्वरता पर असर पड़ता है, इसलिए ऐसी चीज़ें हमें करना चाहिए, ऐसे उसमें चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिससे जो मिट्टी की उर्वरता है, यानी मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट ना हो। तो उसके लिए हमें सॉइल टेस्टिंग बीच बीच में करवाते रहना चाहिए। तो ये एग्रो टेक्नोलॉजी होती है कि जिसमें मिट्टी बह के पानी से साथ बह ना जाए, मिट्टी बची रहे, और उसके अंदर उर्वरकता, उसके अंदर जो भी फर्टिलाइज़र सही से है कि नहीं है, उसके लिए हम उसका सॉइल टेस्ट बीच बीच में करते रहें। और उसके बाद
है आपका कि इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या हुआ है कि इंडस्ट्री में जैसे दिया हुआ है कि ज़्यादातर इंडस्ट्री में क्लोरीन, अमोनिया और सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलता है, तो और कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है। तो उसके लिए हमें इंडस्ट्री ऐसी बनानी चाहिए कि इन सब चीज़ों, इन गैसों का निकलने में इनका मिनिमाइजेशन हो सके, यानी ये सब गैसें कम से कम निकले। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखे हैं कि रोशनदान की अच्छे से व्यवस्था की जाए। उसके बाद क्या कह रहा है कि धूल एकत्र करने वाले जो यंत्र होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाए, जिससे जो भी धूल जो फैल रहा है वो सारे उसके अंदर पहुंच जाए। उसके अलावा है कि रसायन बनाने वाली फैक्ट्रियों से निकलने वाले हानिकारक रसायनों के शोधन करने की व्यवस्था की जाए, यानी इनसे जो भी निकल रहे हैं कचरे, जो भी ये गैस निकल रही है इंडस्ट्री से, उसको थोड़ा सा उसका शोधन किया जाए, यानी उसको थोड़ा सा और ठीक तरीके से किया जाए, जिससे कि वो हम सही उसमें उसका यूज कर सकें। मतलब वो जो ख़राब गैसें निकल रही है उसका हम ऐसे यूज करें कि वो हमें सही तरीके से मिल सके, मतलब थोड़े और अच्छे तरीके से हम उसका यूज कर सकें, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दें, थोड़ा सा प्योरीफाई कर दें। तो यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म हो गई और आई होप आपको समझ में आया होगा। 2-3 पेज का है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। अब जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के बारे में देखिए, इन लोगों ने पहले तो उनकी जीवनी दी हुई है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 10 जून को इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 10 जून 1891 यानी 1891 में ये इंग्लैंड से वकालत की परीक्षा पास करके यहाँ पे आए थे। उसके बाद ये दिया है कि 1893 यानी 2 साल बाद, पहले 1891 में इंग्लैंड से आए थे और 1893 में ये वापस साउथ अफ्रीका चले गए आगे की वकालत की पढ़ाई करने के लिए। फिर वहाँ पे गए तो ये 20 साल तक रहे। फिर इन्होंने देखा कि यहाँ काफ़ी भेदभाव हो रहा है इंडियंस के साथ। फिर ये वापस आए, फिर इन्होंने देखा कि उनके भी देश में यही सब चीज़ें हो रही है। फिर ये उसके खिलाफ़ लड़े। तो लास्ट में ये दिया हुआ है कि फिर 1948 में नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। उसके बाद जो एक काफ़ी फेमस डायलॉग है इनका महात्मा गांधी का एजुकेशन के बारे में, कि उनका कहना है कि सच्ची शिक्षा वो है जो बालकों की आत्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को उनके अंदर से बाहर प्रकट एवं उत्तेजित करता है। जो उनकी आत्मिक, बौद्धिक और ये शारीरिक क्षमता को उनके अंदर से निकाल के बाहर प्रकट करता है, वही सच्ची शिक्षा है जो उनके अंदर की आत्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमता को बाहर निकालता है। तो ये गांधी जी का ऐसा कहना था। तो इनका देखिए क्या कहना था कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में गांधी जी का क्या विचार था। तो अगर उसके बारे में बात की जाए तो देखिए पहला इनका ये लिखा है कि इन्होंने प्राकृतिक उपचार को ही शारीरिक रोगों से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय माना। यानी आपके शरीर में कोई रोग है तो प्राकृतिक उपचार यानी कि जो नेचुरल ट्रीटमेंट होता है, दवाई नहीं, नेचुरल ट्रीटमेंट प्लांट्स हर्ब से जो होता है उसको इन्होंने सबसे बेस्ट माना था अपनी किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए। दूसरी चीज़ ये क्या कहना है कि इनका विचार था कि कहीं भी पूरा कटकट गंदगी डाल के हम हमारे जो हमारे एनवायरनमेंट है उसको हम पॉल्यूटेड कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ इनका कहना था कि जो मनुष्य पर्यावरण को बिगाड़ता है उसे नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। यानी इनका ये मानना था कि जो हमारी प्रकृति में हमारे लिए सब कुछ है, तो अगर हम उसको ऐसा कर रहे हैं कि वो बिगाड़ रहे हैं कि वो नरक में जाए, मतलब हम अपने पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं, तो हम भी नरक में ही जाएंगे अगर हम अपनी अर्थ को हम पॉल्यूटेड कर रहे हैं। तो ऐसा इनका मानना था। और इनका कहना था कि जो मशीनीकरण है वो लोगों को बेरोज़गार कर देगी। मतलब अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा मशीन्स का यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो हम ख़त्म कर रहे हैं, उनके रोज़गार के साधन को ख़त्म कर रहे हैं, उनको हम बेरोज़गार बना रहे हैं, ऐसा इनका कहना था। उसके बाद इन्होंने बोला है कि कचरा जो है वो पर्यावरण का दुश्मन है और स्वच्छता जो है वो पर्यावरण की दोस्त है। और स्वच्छता से ही सेहत आती है, सेहत से हमारे समाज में वृद्धि होती है। तो मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने स्वच्छता को, साफ़ सफाई को इम्पोर्टेंस दी थी। ये मतलब देश को आज़ाद तो कर ही रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं साथ में साइड बाय साइड ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी काम कर रहे थे, उसको साफ़ रखने के लिए भी काम कर रहे थे। और उसके बाद ये चीज़ इनकी ख़त्म हो गई। उसके बाद है सादा जीवन उच्च विचार। तो ये हमने पढ़ा है कि इनका सादा जीवन उच्च विचार था कि इनका कहना था कि सादे तरीके से रहो,
विचार अच्छे होने चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार, मतलब जीवन भले तुम्हारा सिंपल हो, सादा हो, लेकिन जो विचार है तुम्हारे मन का वो तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार, तो जीवन भले सादा हो लेकिन विचार तुम्हारा ऊंचा होना चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, ऐसा इनका मानना था। और लाइफ को सिंपल रखो, खाना पीना ये सब चीज़ें सिंपल तरीके से रखो, ऐसा इनका सोचना था। और इनका कहना है कि महात्मा गांधी का जीवन एवं परिस्थितिकी, तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का जो जीवन है इनका भी यही कहना था कि ये हर तरीके से मतलब सिंपल चीज़ों को रखते थे, सिंपल जीते थे, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों को ये सही तरीके से समझाते थे और सही तरीके से एक्सप्लेन करते थे, ऐसा इनका मानना था। उसके बाद है यम के 5 तत्व। तो ये 2 चीज़ें थी महात्मा गांधी जी की, एक तो सादा जीवन उच्च विचार और दूसरी चीज़ थी कि जीवन और परिस्थिति के बारे में। उसके बाद देखिए क्या है, यम के 5 तत्व। तो 5 चीज़ें इन्होंने बोली थी, जैसे क्या है, पहली अहिंसा। तो ये तो है कि हिंसा के खिलाफ थे, वो तो हम सबको पता है कि भारत आज़ादी के लिए भी लास्ट तक इन्होंने अहिंसा के ही बारे में बात की कि हिंसा नहीं करना है। दूसरी चीज़ थी सत्य, तो इनका ये कहना था कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, झूठ का सहारा कभी भी नहीं लेना चाहिए। तीसरी चीज़ है अस्तेय। अस्तेय का मतलब क्या है, देखिए कि चोरी और अनुचित कार्य ना करने से, किसी का बुरा या नुकसान ना करने से। तो अस्तेय का मतलब ये है कि चोरी या अनुचित कार्य मत करिए और किसी का बुरा मत करिए, किसी का नुकसान मत करिए, ये इनका अस्तेय था, यानी कि ना तो चोरी करिए और ना किसी का बुरा करिए। चौथी चीज़ है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का भी इनका मतलब यही था कि अविवाहित जीवन से, तो इन्होंने देखिए शादी नहीं की थी, तो इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। तो उसमें क्या इनका कहना था, भाई उससे आदमी अपनी ज़रूरतें एक लिमिट में रखता है, कम खर्च में जी सकता है, तो ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए, तो इन्होंने किया था। और अपरिग्रह में क्या है कि आवश्यकता से अधिक सामग्री अपने पास न रखें। तो अपरिग्रह का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक कोई भी सामग्री आप अपने पास मत रखिए, चाहे वो धन संचय हो, चाहे कुछ भी हो, आवश्यकता से अधिक हमें अपने पास नहीं रखनी चाहिए। फिर नियम के 5 तत्व देखिए क्या है, तो ये तो यम के 5 तत्व थे। नियम के 5 तत्व क्या है, पहला है काम, यानी कि हमें अपनी काम इच्छा पे, यानी कि हमें जो भी सेक्स से रिलेटेड जो भी इच्छा होती है उस पर हमें अपने काबू रखना चाहिए। दूसरा है क्रोध, क्रोध पे काबू रखना चाहिए। तीसरा है लोभ, यानी कि लालच हमें कम करनी चाहिए। फिर है मोह, मोह भी वही है कि मतलब अनुचित लगाव, अगर एक उचित लगाव है तो ठीक है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा अगर लगाव है तो उसको हम मोह कहते हैं, जो कि अनुचित लगाव है। तो उसके बाद है अहंकार। तो अहंकार भी वही है कि अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा गर्व करना अहंकार होता है। फिर ये चीज़ें इनकी थी। तीसरी चीज़ें क्या है कि आत्मनिर्भरता और सामाजिक कल्याण। तो ये आत्मनिर्भरता और सामाजिक कल्याण के बारे में काम करते थे। फिर उसके बाद युद्ध, संघर्ष एवं पर्यावरण। तो ये युद्ध के भी खिलाफ थे और पर्यावरण के लिए इनका ऐसा कहना था कि एनवायरनमेंट के लिए युद्ध करना या संघर्ष करना कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा इनका कहना था। फिर है पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण। तो एनवायरनमेंट की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में भी ये बात करते थे कि जितना भी हो सके हमें चीज़ों का कम से कम यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारा एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बची रहें। और उसके बाद 2-3 इन्होंने अनुच्छेद बताए थे, जैसे अनुच्छेद 48 के अकॉर्डिंग इनका ये था कि राज्य की रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए देश और जंगल के वन जीवन की रक्षा का भी प्रयास करना चाहिए। और 51 के अनुसार ये कहना था कि जंगल, झील और नदियों के लिए भी हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। लास्ट में है महिला सशक्तिकरण और गांधी, यानी वुमेन एनवायरनमेंट एंड गांधी। तो इनका ये कहना था कि स्त्रियाँ अच्छी होती हैं, वो कभी, इनके बारे में देखिए कितना चैनल का है कि वो कभी जंगली जानवरों का शिकार नहीं करती हैं, पुरुषों की अपेक्षा अधिक देखभाल और योगदान करती हैं, और जो भी पारंपरिक प्रथा है उनके साथ वो ज़्यादा अच्छे से रहती है। यानी इनका कहना था कि जो वुमेन होती हैं, महिला होती हैं, वो सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, तो इस वजह से वो एनवायरनमेंट को भी हमारी ज़्यादा अच्छी तरीके से सेव करती हैं। और साफ़ सफाई एवं गांधी के बारे में यही है कि हेल्थ, सैनिटेशन एंड गांधी, कि इनका कहना था कि साफ़ सफाई अब अच्छे से रखिए, हम साफ़ सफाई रखेंगे तभी हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा और तभी आगे के लिए भी हमारे सही रहेगा। तो मैं यहाँ पे इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं रविन्द्रनाथ टैगोर और जे कृष्णमूर्ति के बारे में डिस्कस करूँगी। तो अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियोस में आपको पेड कोर्स सेमेस्टर के बारे में ऐसे ही टॉपिक्स पता चलते रहें। तो आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। ये मैंने आपकी
इन्वायरमेंटल एजुकेशन के सेकंड चैप्टर को आज डिस्कस किया था, हाफ से ज़्यादा डिस्कस कर लिया है। गांधी जी डिस्कस कर लिया है, अब बचे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर और जे कृष्णमूर्ति, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।